31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत की राजनीति में एक नया चेहरा उभरा। एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन देश की सबसे शक्तिशाली कुर्सी पर बैठ गया। उसका नाम था राजीव गांधी। एक एयरलाइन पायलट से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर जितना तेज था, उतना ही खतरनाक भी था, क्योंकि उन्हें विरासत में सिर्फ सत्ता नहीं मिली थी, बल्कि दुश्मनों की एक लंबी सूची भी मिली थी। 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजने का फैसला एक ऐसा मोड़ था जिसने धीरे धीरे खतरनाक साजिश को जन्म दिया। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फैसला एक दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जान ले लेगा। श्रीलंका में लिट्टे नाम का एक उग्रवादी संगठन था जो तमिल अलग देश की मांग कर रहा था, और जब भारतीय सेना वहां पहुंची तो लिट्टे ने इसे अपने खिलाफ युद्ध मान लिया। धीरे धीरे लिट्टे के नेताओं ने राजीव गांधी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। खुफिया एजेंसियों को कई बार चेतावनी मिली कि राजीव गांधी की जान को खतरा है, लेकिन चुनावी रैलियां, भीड़ और राजनीति का दबाव सुरक्षा पर भारी पड़ता गया। 1951 में लोकसभा चुनाव का समय था और राजीव गांधी फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगातार देश भर में रैलियां करनी थी और इन्हीं रैलियों में से एक रैली उनकी जिंदगी की आखिरी रैली बन गई। 21 मई 1991, जगह थी तमिलनाडु का श्रीपेरम्बदूर। ये एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन उस रात वहां हजारों लोग जमा थे, क्योंकि राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए वहां आने वाले थे। सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ खतरे की चेतावनी दी थी, लेकिन चुनावी माहौल में नेताओं का जनता के बीच जाना जरूरी माना गया। राजीव गांधी रात करीब 10 बजे वहां पहुंचे और हमेशा की तरह उन्होंने भीड़ के बीच जाकर लोगों से मिलना शुरू किया। फूलों की मालाएं, हाथ मिलाना, मुस्कान, यही उनका स्टाइल था और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। भीड़ में एक लड़की भी खड़ी थी, साधारण सलवार कमीज पहने, हाथ में फूलों की माला, चेहरे पर हल्की मुस्कान। किसी को नहीं पता था कि वो एक मानव बम है। उसका नाम था धनु और वो लिट्टे की आत्मघाती हमलावर थी। उसने कई दिनों तक इस रैली की तैयारी की थी। उसने राजीव गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को समझा, उनके पास जाने का रास्ता ढूंढा और उस रात वो बिल्कुल सही समय का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे राजीव गांधी लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। राजीव गांधी भीड़ के बीच रुक रुक कर लोगों से मिल रहे थे। कोई उनके पैर छू रहा था, कोई माला पहना रहा था और सुरक्षा घेरा बार बार टूट रहा था, क्योंकि राजीव गांधी खुद लोगों के करीब जाना पसंद करते थे। फिर वो पल आया जब धनु उनके बिल्कुल सामने पहुंच गई। उसने झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की और उसी क्षण उसने अपने शरीर से बंधे विस्फोटक को सक्रिय कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। वहां अफरा तफरी मच गई, धुआं, चीखें और जमीन पर गिरे कई लोग। उस धमाके में राजीव गांधी, धनु और कई अन्य लोग मारे गए। पूरा देश सदमे में था। भारत ने एक और प्रधानमंत्री को हिंसा में खो दिया था। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे ये साफ हो गया कि यह हमला लिट्टे की साजिश थी। ये एक सुनियोजित आत्मघाती हमला था, जिसमें महीनों की योजना, रेकी और खुफिया चूक शामिल थी। जांच एजेंसियों ने पता लगाया कि हमलावरों ने नकली पहचान, स्थानीय मदद और राजनीतिक रैली की भीड़ का फायदा उठाया। ये भारत में किसी बड़े नेता पर पहला आत्मघाती हमला था और इसने देश की सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना के बाद भारत ने अपनी वीआईपी सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह बदल दी। एसपीजी सुरक्षा को और मजबूत किया गया, रैलियों की सुरक्षा के नए नियम बने और आत्मघाती हमलों को लेकर नई रणनीतियां बनाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या उस हमले को रोका जा सकता था? क्या चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाता तो राजीव गांधी बच सकते थे? क्या राजनीति और सुरक्षा के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता था? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में अनुत्तरित हैं। राजीव गांधी की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये भारत की राजनीति, सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका था। एक फैसला जो 1987 में श्रीलंका में लिया गया था, उसने 1991 में भारत की धरती पर एक पूर्व प्रधानमंत्री की जान ले ली। इतिहास में कई बार फैसले युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि मीटिंग रूम में लिए जाते हैं, लेकिन उनके परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं। राजीव गांधी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्ता जितनी ऊंची होती है, खतरे उतने ही बड़े होते हैं, और कभी-कभी एक मुस्कान के साथ भीड़ में जाना इतिहास का सबसे खतरनाक कदम साबित हो सकता है। 21 मई 1991 की वो रात सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में एक छोटी सी चूक भी इतिहास बदल सकती है। और उस रात भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। धमाके के बाद सिर्फ एक हत्या की जांच शुरू नहीं हुई थी, बल्कि शुरू हुई थी भारत की सबसे बड़ी मैनहंट में से एक, क्योंकि ये साफ था कि ये हमला किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क था, एक ऐसी साजिश जो भारत से लेकर श्रीलंका तक फैली हुई थी। जांच की जिम्मेदारी सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दी गई और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, वो लड़की कौन थी जिसने खुद को उड़ा लिया और उसे वहां तक पहुंचाने वाला कौन था। जांच एजेंसियों को घटनास्थल से कैमरा मिला
और ये कैमरा इस पूरे केस का सबसे महत्वपूर्ण सबूत बनने वाला था, क्योंकि उस कैमरे में रैली की तस्वीरें थीं और उन तस्वीरों में हमलावर भी कैद हो चुकी थी बिना किसी को पता चले। ये कैमरा एक लोकल फोटोग्राफर का था जिसका नाम था हरी बाबू, और वो भी उस धमाके में मारा गया था, लेकिन मरने से पहले उसका कैमरा सच कैद कर चुका था। जब जांच एजेंसियों ने फिल्म डेवलप करवाई तो एक एक फोटो को ध्यान से देखा गया और फिर एक फोटो पर सबकी नजर रुक गई। उस फोटो में राजीव गांधी के बिल्कुल पास एक लड़की खड़ी थी, सलवार कमीज में, हाथ में फूलों की माला, चेहरे पर हल्की मुस्कान। किसी को नहीं पता था कि वो एक मानव बम, लेकिन नाम नहीं। इसके बाद शुरू हुआ चेहरा पहचानने का काम। खुफिया एजेंसियां, श्रीलंका कनेक्शन, तमिल संगठनों के रिकॉर्ड सब खंगाले जाने लगे। धीरे धीरे एक नाम सामने आया, धनु, जिसका असली नाम था तेनमोजी राजारत्नम, और वो लिट्टे की प्रशिक्षित आत्मघाती हमलावर थी। लेकिन धनु अकेली नहीं थी। जांच में पता चला कि भारत में एक पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था, जिसने उसकी मदद की, उसे रहने की जगह दी, नकली पहचान बनवाई और रैली तक पहुंचाया। इस साजिश का मास्टरमाइंड था लिट्टे का खुफिया चीफ पोटू अम्मन, और इस पूरे ऑपरेशन को जमीन पर लीड कर रहा था एक आदमी, शिवरासन, जिसे वन आइड जैक कहा जाता था, क्योंकि उसकी एक आंख खराब थी, और वही इस मिशन का ऑपरेशन कमांडर था। अब सीबीआई के सामने मिशन था, शिवरासन को जिंदा पकड़ना। पूरे देश में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, फोन कॉल ट्रेस किए गए, संदिग्ध लोगों पर नजर रखी गई, और धीरे धीरे जांच टीम शिवरासन के करीब पहुंचने लगी। कई महीनों तक वो छुपता रहा, शहर बदलता रहा, नकली नाम से रहता रहा, लेकिन जांच एजेंसियां उसके नेटवर्क को तोड़ती जा रही थीं। अंत में अगस्त 1991 में पता चला कि शिवरासन बेंगलुरु के पास एक घर में छुपा हुआ है। सीबीआई और एनएसजी ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। प्लान था कि शिवरासन को जिंदा पकड़ा जाए ताकि पूरी साजिश का सच सामने आ सके, लेकिन अंदर बैठे लोगों को भी पता चल चुका था कि अब बचना मुश्किल है। कुछ घंटों की घेराबंदी के बाद जब सुरक्षा बल अंदर पहुंचे तो अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। शिवरासन और उसके साथियों ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली थी। वे जिंदा पकड़े जाने के बजाय मरना पसंद करते थे, क्योंकि लिट्टे अपने ऑपरेटिव्स को हमेशा साइनाइड कैप्सूल देता था ताकि वे पकड़े जाने पर संगठन का राज न खोलें। इस केस की जांच कई सालों तक चली। सैकड़ों गवाह, हजारों दस्तावेज, इंटरनेशनल कनेक्शन, सब की जांच हुई। आखिरकार एक स्पेशल कोर्ट ने कई लोगों को दोषी ठहराया। ये केस भारत के सबसे जटिल हत्या मामलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क, आत्मघाती हमला, खुफिया विफलता और राजनीतिक परिणाम सब कुछ शामिल था। राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत की राजनीति पूरी तरह बदल गई। 1991 का चुनाव सहानुभूति की लहर में बदल गया और कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई। लेकिन एक परिवार ने अपने 2 प्रधानमंत्री खो दिए थे, पहले इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक परिवार, एक देश और एक युग के अंत की कहानी थी। आज भी जब 21 मई 1991 की बात होती है तो सिर्फ एक धमाका याद नहीं किया जाता, बल्कि याद किया जाता है एक ऐसा पल जब भारत ने सीखा कि आतंकवाद की लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि भीड़, राजनीति और खुफिया जानकारी की दुनिया में भी लड़ी जाती है। राजीव गांधी की हत्या ने भारत की सुरक्षा नीति, वीआईपी प्रोटेक्शन और आतंकवाद के खिलाफ रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास में कुछ घटनाएं सिर्फ उस समय को नहीं बदलती, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा तय करती हैं। राजीव गांधी की हत्या भी ऐसी ही एक घटना थी जिसने भारत को ये सिखाया कि आधुनिक आतंकवाद का चेहरा कैसा होता है, और उससे लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि जानकारी, रणनीति और सतर्कता सबसे बड़े हथियार होते हैं। 21 मई 1991 की वो रात खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी गूंज आज भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों, राजनीति और इतिहास की किताबों में सुनाई देती है, क्योंकि कभी-कभी एक रात, एक फैसला और एक चूक पूरे देश का भविष्य बदल देती है।